यस वेलकम स्टूडेंट्स और स्वागत है आपके बायोलॉजी क्लासेस चैनल में। और बेटा आपको रेस्पिरेशन का क्लास 10 का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें रेस्पिरेशन में प्लांट्स रेस्पिरेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज आपके सामने लेकर के आया हूँ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये सामने आपके है और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, आपको समझते हुए चलना है। नोट सारे आप प्रिपेयर करते हुए चलो, जो भी आपके सामने है सब लिखना है और अच्छे से समझना है, ध्यान लगा के सुनो। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता ही है कि जो भी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग इन और आउट, यानी कि जिसे इनहेल और एक्सहेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से रेस्पिरेशन है हमारा। और इसमें मेन जो ऑर्गन है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। यानी कि सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो कार्य होता है किसका, लंग्स का, फेफड़ों का। ठीक है, क्योंकि ये हमारे अंदर ऑक्सीजन को जो है ब्लड के अंदर क्या करता है, डिजोल्व करता है, एक तरह से भेजता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक, तो इस तरह से जो है आदान प्रदान हो गया किसका, गैसेस का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स इन ह्यूमंस। ठीक है ना बेटा। तो अब इसमें कुछ पार्ट्स भी हैं जो इसी के एसेसरी हैं, यानी कि एक तरह सपोर्टिंग रोल इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो पार्ट्स आपको बताता हुआ चलूंगा, और लाइन वाइज आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, और लिखते हुए चलना है बच्चों। तो देख लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ रही है किसकी, नोज की। तो ये आपका सबसे पहला पार्ट है जहाँ से हवा जो है एयर आपके अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इस कार में, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एट द लोअर एंड ऑफ नोज। यानी कि ये क्या है, एक तरह से पेयर है। अब आप देख लो यहाँ पर भी मेरे नीचे आपको ये पूरी नोज दिखाई दे रही है। नॉस्ट्रल्स का मतलब क्या हो गया, नथुने जो आपके ये नीचे की तरफ दिखाई देते हैं खुले हुए। ठीक है, तो ये नॉस्ट्रल्स हैं, दो हैं, इसलिए पेयर कहा गया। ठीक है, तो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि नाक के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर जो क्या देखने को मिलेगा, एक पेयर दिखाई देगा किसका, नथने का। ठीक, नॉस्ट्रल का, जिसे हम नॉस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स, और यहीं से ही हवा आपकी नाक के नॉस्ट्रल्स के थ्रू होते हुए, नाक से होते हुए अंदर जाती है। ठीक है ना। द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइंस द पैसेज। और ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि यहाँ पर ही इसी नथनों के अंदर, यानी कि जो नॉस्ट्रल्स होता है, यहीं पर ही आपको बारीक बारीक हेयर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि नॉस्ट्रल हेयर्स आपको नोज हेयर्स दिखाई देते हैं, और इनका काम क्या होता है, फिल्टर करना, यानी कि फिल्टर आउट करना, छानना किसको, जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए। ठीक है, तो इन सबको कहीं ना कहीं क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है, छानना होता है, बाहर रोकना होता है। ठीक है, किसका कार्य, हेयर्स का, जो इसी में ही देखने को मिलता है किसके अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर, यानी कि नोज के अंदर। नोज हेयर जिसे आप बोलते हो, ये आप देख ही रहे हो, हम सभी के होता है। ठीक है, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हो, डिफेंस लाइन कह सकते हो किसका, ह्यूमन बॉडी का, ताकि इससे आपको सुरक्षा भी मिल जाती है। ठीक, म्यूकस ऑल्सो हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। अब आप ये समझ लो कि म्यूकस, म्यूकस क्या होता है बेटा, आपके नाक के अंदर की तरफ, यहाँ के अंदर ज्यादा अंदर की तरफ जाकर के आपको चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता है। कभी कभी जैसा आपने कभी बाई चांस, जैसा आप नोज में कभी बाई चांस चेक करें, तो आप अंदर जब फिंगर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अंदर की तरफ, मतलब नोज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो म्यूकस होगा वो अंदर तरल पदार्थ जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा, और हल्का सा येलो, पेल येलो कलर का आपको दिखाई देगा। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, उसको वो क्या करता है, अपने से चिपका लेता है। ठीक है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है ये, तो ये चिपका लेता है और बाद में छींक के जरिए, बलगम के जरिए बाहर निकाल देता है, यानी कि थ्रो आउट कर देता है। तो म्यूकस भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। कौन से प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन में। किस प्रोसेस में बेटा, फिल्ट्रेशन, यानी कि छानने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन, म्यूकस, किसके साथ साथ, नोज हेयर के साथ साथ। ठीक, ये पॉइंट आपको कवर हो गया। अब आ जाओ थ्रोट के बारे में। थ्रोट यानी कि गला हो गया आपका। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फेरिंग्स, थ्रोट को हम फेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इज ए नजल पैसेज ओपन बिहाइंड इनटू फेरिंग्स। यानी कि अगर देखा जाए तो जो थ्रोट है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका थ्रोट जो है, ये फेरिंग्स और थ्रोट एक ही जैसा हो गया। मतलब यहाँ पर जो नजल पैसेज हो गया वो कहाँ खुल रहा है, जो नजल पैसेज होगा जो पास हो रहा है वहां से, वो खुल रहा है किसमें, फेरिंग्स के अंदर, यानी कि गले में। ठीक है, फेरिंग्स गले में ही पाया जाता है, थ्रोट में ही पाया जाता है। ठीक है, इसको हम फेरिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक, कॉमन पैसेज होता है किसका,
फूड और एयर का। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कॉमन पैसेज जो है, थ्रोट जो हो गया या फेरिंग्स जो हो गया, वो कॉमन पैसेज है, यानी कि एक ही जो पाइप वहां पर देखने को मिल रही है आपको मतलब थ्रोट में, ठीक है, फेरिंग्स की। तो यहाँ से आपकी हवा भी जा रही है और यहीं से आपका खाना भी पास हो रहा है, कहाँ, अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ, ठीक। अच्छा, इट लीड्स इनटू एन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर देखें तो ये फर्दर जो है, ये जो आपका कॉमन पैसेज है, ये फर्दर आगे बढ़ करके एयर ट्यूब में मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसको आप ट्रैकिया भी कहते हो। यानी कि अब आप देखो, ये आपका थ्रोट है, इसके ठीक नीचे जो लाइन आ गई आपकी, ये आपकी क्या आ गई, डेट इज ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया है, ठीक। और इस ट्रैकिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्लिट होती है, एक ओपनिंग दिखाई देगी आपको, डेट इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। और ग्लॉटिस हमेशा खुला हुआ होता है, ठीक है, एक्सेप्ट, यानी कि हमेशा खुला कब रहेगा, अगर कोई भी चीज आप निगल नहीं रहे, कोई चीज आप खा नहीं रहे, ठीक है, आपको निगलना नहीं पड़ रहा, तब तक वो खुला रहेगा, ठीक है। तो ग्लॉटिस इज ऑलवेज रिमेन ओपन एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वेलोइंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ निगलने के दौरान ही आपका ग्लॉटिस बंद होता है, कवर होता है, ठीक है। और यही जो ग्लॉटिस है, इसमें आप फ्लैप की तरीके से एपिग्लॉटिस भी देखोगे। अब ये चीज समझ लो, जैसे एक ये पाइप है, ठीक ना, क्या है, जैसे आप समझ लो, ये आपकी पाइप हो गई, दिस वन, ये आपकी पाइप हो गई, ठीक है, ये ग्लॉटिस है, इसके ऊपर फ्लैप लाइए, ये क्या हो गया, फ्लैप है, ये फ्लैप हो गया, ठीक है ना। तो ये ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस आ गया, ठीक। तो ये ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर करेगा कब, जब आप स्वेलो करते हो किसी चीज को, यानी कि जब आप कोई चीज खाते हो, निगलते हो, तो स्वेलोइंग के दौरान एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को कवर कर लेगा। इट इज ए फ्लैप लाइक कवर, यानी कि कवर लाइक फ्लैप भी कह सकते हो, या फ्लैप लाइक कवर भी कह सकते हो, जो ग्लॉटिस को कवर कर रहा है, यानी कि ओपनिंग को कवर कर रहा है। और ये कहाँ होता है, ट्रैकिया में होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्यूरिंग swallowing epiglottis closes the glottis to avoid entry of food into air pipe। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली है, देखो बड़ी इजी लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप अगर ध्यान से भी पढ़ोगे तो आपको समझते हुए सारी चीजें समझते हुए चलोगे, ठीक है। तो जब आप निगल रहे होगे, यानी निगलने के दौरान जो एपिग्लॉटिस है वो कवर करे, क्लोज करेगा, यानी कि बंद करेगा, कवर करेगा किसको, ग्लॉटिस को, ताकि आपका जो है फूड की एंट्री उस पाइप में, यानी कि एयर पाइप में ना हो। तो एयर पाइप में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस जो है कवर लाइक फ्लैप, वो कवर कर देगा उसको, ताकि खाना उसके अंदर मूव ना करे, ठीक है, किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। जो खाना है वो खाने की ओसोफेगस लाइन में चला जाए, ठीक, और यहाँ पर वेंट पाइप आपकी सेफ हो जाए, इसके अंदर खाना ना आए। कभी कभी क्या होता है कि आप बोलने लग जाते हो खाने के दौरान, ठीक है, या अगर लेटे बैठे या इस तरह से आप, मतलब पोस्चर आपका सही नहीं है, आप खा रहे हो, ठीक है, तो एकदम से या तो आप बोल पड़ोगे तो आपको फंदा लग जाता है, ठीक है ना, खांसी मतलब उठने लगती है, काफी कफिंग होती है। तो वो होता क्यों है, जब आप बोलते तो जो ग्लॉटिस है वो कवर नहीं हो पाता एपिग्लॉटिस के थ्रू, तो ऐसे में फूड जो होता है, कुछ पार्टिकल उसके किसमें, वेंट पाइप में चले जाते हैं, मतलब उनको ओसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन वो ओसोफेगस में ना जाकर के वेंट पाइप में या एयर पाइप में ट्रैकिया की तरफ मूव करते हैं। तो ये खांसी उस वजह से उठती है क्योंकि ग्लॉटिस आपका पूरी तरह से एपिग्लॉटिस के थ्रू कवर नहीं हो पाता, ठीक है, बोलने की वजह से वो बंद या खुलना इस तरह से चलता रहता है, तो उसमें खाना मूव कर जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि आप हंस मतलब हंसना आपने शुरू कर दिया खाते हुए, कोई बात पे आपका हंसी एकदम से आ गई, पता चला आपका मेन ज्यादा से ज्यादा खाना आपके फूड पाइप में जाके अटक गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लॉटिस आपका कवर नहीं हो पाया उस टाइम पर एपिग्लॉटिस के थ्रू, तो वहां पर जाकर के फंदा लग गया और ऐसे में चोक हो जाता है फूड पाइप, वो एयर पाइप, और जिसके से खान सांस लेने में दिक्कत आती है, और दम घुटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से आदमी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो। थ्रोट को हमने फेरिंग्स के नाम से जाना, ये नजल पैसेज ही है जो आपके फेरिंग्स की तरफ, पीछे की तरफ खुलता है आकर के, ठीक है। मैं इस लाइन को इसलिए बताना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी आपको, तो फिलहाल इसको समझ लो। थ्रोट क्या है, ऑल्सो नोन एज फेरिंग्स, फेरिंग्स ही जाना जाता है। ये नजल पैसेज है, ठीक है, जो पीछे की तरफ खुलता है, कहाँ, फेरिंग्स की तरफ। अब ये फेरिंग्स क्या है, इसको देख लो। फेरिंग्स जो है वो आपका कहलाया जाता है क्या भाई,
फेरिंग्स आपका क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज द एयर पाइप। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। फेरिंग्स से पीछे की तरफ जो नजल पैसेज है वो ओपन बिहाइंड इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर खुलता है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा कि थ्रोट को फेरिंग्स के नाम से भी हम जानते हैं और ये नजल पैसेज होता है जो फेरिंग्स के अंदर ही खुलता है। और बाकी सारा मैंने मूवमेंट आपको बता दिया। कॉमन पैसेज हो गया फूड का और एयर का, इसको हमने क्या बोला, एयर ट्यूब ट्रैकिया के नाम दिया। ठीक है, जिसमें आपको जो है ग्लॉटिस दिखाई देगा, ठीक है, ओपनिंग दिखाई देगी। ठीक, और उसी ग्लॉटिस को कवर करता है कौन, एपिग्लॉटिस। ये सब किसमें है, ट्रैकिया के अंदर, एयर पाइप के अंदर। और जब कभी भी आप खाना खाते हो, स्वेलो करते हो, तो उस टाइम पर ग्लॉटिस कवर कर लिया जाता है एपिग्लॉटिस के थ्रू, और खाना जो है डायरेक्ट फूड पाइप में मूव कर जाता है, ना कि एयर पाइप की तरफ जाता है। और जब कभी भी हम गलती से बोल जाते हैं, हंस जाते हैं, या हमारा पोर्शन हम लेट कर खा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर के खा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, पोस्चर हमारा बिगड़ जाता है। तो फिर प्रॉपर फंक्शनिंग एपिग्लॉटिस की नहीं हो पाती, जिसके वजह से मिस डायरेक्शन होता है किसका, फूड का, और वो आपके विंड पाइप में जाने के वजह से, दम घुटने के वजह से भी, ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये पूरा कवर हो गया। ठीक, अब आ जाओ ट्रैकिया के ऊपर। जैसे कि अभी ट्रैकिया की बात चली रही थी, तो यहाँ पर क्या है कि ये पतली वॉल्ड ट्यूब होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका नेक से चालू होता है, यानी कि नेक से एक्सटेंड हो रहा है, और ये फर्दर जो है वो कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा। लेकिन उससे पहले ये डिवाइड होगा किसमें, दो ब्रोंकाई में, यानी कि यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक आने के बाद ये दो ब्रोंकाई आ गए, और ये दो ब्रोंकाई जो है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में, और राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में जाकर के ओपन होते हैं। और इस तरह से जो आप एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, वो इन्हीं ब्रोंकाई के थ्रू होते हुए लंग्स के अंदर जाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ आ गया। अभी और समझाता हूँ आगे। तो अब जो है यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ लंग्स के बारे में। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में वीडियो को मैंने थोड़ा सा आपको लंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो अब यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको देख लो और समझ लो। तो लंग्स क्या होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे अंदर इनको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि श्वसन अंग हिंदी में बोलते हैं इसको। तो दो होते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट, आप जानते ही हैं। और ये खास तौर से क्या करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक तरह से आदान प्रदान करने में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ये पूरा एक सरफेस तैयार करता है। यानी कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, वो हमारे चेस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर सरफेस को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक तरह से सरफेस बना रहा है, किसके लिए, आदान प्रदान के लिए, किसके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर लंग्स जो है वो पाया जाता है किसमें बेटा, लंग्स लाई इन द थोरेसिक कैविटी। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक कैविटी। ये एक्चुअली थोरेक्स रीजन होता है, ये हमारा जो ये ऊपर का देख रहे हो चेस्ट पोर्शन, ये थोरेक्स रीजन है। ठीक है, और इसमें जो स्पेस होता है अंदर, यानी कि क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर हॉलो होता है पार्ट, ठीक है, और उसी में सारे ऑर्गन्स वगैरह आकर के क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी अंदर से कैसी है, खोखली है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो थोरेक्स जो रीजन है, इसके अंदर का जो पार्ट है जहाँ पर दोनों लंग्स पाए जाते हैं, तो ये कैविटी है जिसको हम थोरेसिक कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर ही हमारे दोनों लंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉइंट में आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लो बच्चों, इसमें और क्या है, थोरेसिक कैविटी इज सेपरेटेड बाय एब्डोमिनल कैविटी बाय मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो सेंटर लाइन हो गई, जो थोरेक्स को और एब्डोमेन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब देखो, थोरेक्स तो हमारा चेस्ट पोर्शन हो गया ये वाला, एब्डोमेन जो हो गया वो पेट वाला पोर्शन हो गया, स्टमक रीजन हो गया। इसके बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो लाइन आप देख रहे हो, दैट इज ये मस्कुलर लाइन है। ठीक है, मसल्स की मांसपेशियों की बनी हुई है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायफ्राम। तो ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अपर पार्ट बॉडी का और लोअर पार्ट। लोअर पार्ट जो हो गया वो कौन सा हो गया आपका, स्टमक रीजन, जिसको एब्डोमेन रीजन बोला गया। और अपर पार्ट जो है वो आपका चेस्ट रीजन, जिसको थोरेक्स रीजन या थोरेसिक कैविटी के नाम से जाना गया। ठीक, तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी अपर हो गया, एब्डोमिनल लोअर हो गया, इसको बीच में बांटने वाला कौन है, डायफ्राम है।
ये चीज याद रखना है, किसका बना हुआ है, मस्कुलर पोर्शन यानी कि मांसपेशियों से बना हुआ है। तो ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया। अब देख लो बच्चों आगे क्या है, इसको ध्यान से देखना। ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन टू लेयर मेम्ब्रेन ल्यूरा। तो यहां पर क्या है कि अगर हम देखें, हर चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, हर एक लंग के ऊपर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 लेयर की एक परत होती है जो कवर करती है किसको, लंग्स को, जिसको हम ल्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, ल्यूरल मेम्ब्रेन। स्पेलिंग सामने है, बहुत से बच्चे गलत लिख जाते हैं, लेकिन आपके सामने स्पेलिंग है ल्यूरल मेम्ब्रेन। लिखोगे, अगर कोई पूछे ल्यूरल मेम्ब्रेन क्या है, तो आपको बोलेंगे इट्स ए बाइलेयर या डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स लंग्स, यानी ईच लंग्स। ठीक है, ईच लंग कह सकते हो या लंग्स कह सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अच्छा आप देख लो नेक्स्ट जो आता है दैट इज ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स। ये भी अभी क्लियर करता हूं, देख लो ध्यान से। तो विद इन द लंग्स यानी लंग्स के अंदर, जो हम सब लंग्स की बात कर रहे हैं अभी, अब तो लंग्स के अंदर जो मेन जो ब्रोंकाई होगी, जो मोटी जो बड़ी हॉलो स्ट्रक्चर जो ट्यूब होगी, ब्रोंकाई जो अंदर आ चुकी है अब लंग्स के अंदर, वो फर्दर डिवाइड होगी, यानी कि ये फर्दर और डिवीजन हो रहा है किसके अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, और फिर यही फर्दर और सब डिवाइड होंगी और आगे जाएंगी किसके अंदर, टर्शरी ब्रोंकाई, और फाइनली किस में आ जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये आ गया, जैसे आप ये समझ लो कि पेड़ की जड़ होती है, एक मेन रूट हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कई ढेर सारी अलग अलग एडवेंशियस रूट्स और ये सब जितनी भी होती है, लास्ट में जाते हैं रूटलेट्स तक पहुंच जाते हैं आप, तो डिवीजन होता चला जाता है। ऐसी लंग्स के अंदर भी अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले देखा ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई से फिर किस में हम डिवाइड हुए, मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शरी यानी सेकेंडरी जो होती हैं, जो आपके प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी आ गया जो अभी भी मोटी है, और उसका फिर फर्दर और डिवीजन होगा तो ये टर्शरी में जाएंगी, यानी कई और ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई बारीक बारीक सी, और लास्ट में फिर बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवीजन हो जाएगा इनका, यानी बहुत ही बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक से ब्रोंकाई होंगे जिनको ब्रोंक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और ये एक्चुअल में एयर सैक से जाकर के अटैच हो जाती हैं, जिसको अल्वियोली भी कहते हैं या अल्वियोलर डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसको समझा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है, तो देख लो। तो ये मेरा ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहले लंग्स के अंदर मेजर ब्रोंकाई आई जिसको प्राइमरी बोल दिया आपने, फिर सेकेंडरी बोल दिया जो डिवीजन हुआ, सेकेंडरी से टर्शरी में डिवाइड हुए, और उसके बाद फिर आपका ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवीजन हो गया। इस तरह से कई डिविजन हो गए, और ये जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर किस में जाकर के मिल गए, अल्वियोलर सैक के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो, अल्वियोली भी कहते हो। ठीक है, अभी देखो, अभी बता रहा हूं आगे, इसमें और कंफर्म हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। ईच ब्रोंक्यूल्स डिवाइड्स इनटू अल्वियोलर डक्ट। ठीक है, तो हर ब्रोंक्यूल्स जो है वो डिवाइड हो जाती है किसमें, अल्वियोलर डक्ट के अंदर, जो एंटर करता है किसमें। अब अल्वियोलर डक्ट क्या हो गया बेटा, ये भी पाइप है, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स जो आप देख रहे हो, बारीक बारीक से जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हो गया, जो एयर को लेकर के जा रही है, ठीक है, तो ये किसमें फर्दर चली गई, ये चली गई अल्वियोलर डक्ट के अंदर, यानी कि डक्ट बन गया, यानी कि पाइप हो गई। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, अल्वियोलर डक्ट बोला, जो अटैच किसके साथ हो गया, अल्वियोलर सैक यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर के साथ, अल्वियोलाई के साथ, जो लंग्स के अंदर ही देखा जाता है। और अल्वियोली जो है वो क्या करता है बेटा, मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा आदान प्रदान जो होगा वो लंग्स के अंदर अल्वियोली के थ्रू ही होगा। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्वियोलाई जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, और पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि हर एक सेल को 100 ट्रिलियन सेल्स को वर्क करना है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी, भाई रेस्पिरेशन होगा तभी ग्लूकोज टूट करके एनर्जी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ क्या नाम है, वाटर के साथ, ठीक है ना। तो जैसे तुम लोग जानते ही हो रेस्पिरेशन के में, तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अल्वियोली इसलिए बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन का भी हो सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसी रेस्पिरेशन में, वो फिर सारे सारे एब्जॉर्ब हो करके कहाँ से, अल्वियोली से होते हुए बाहर लंग्स के थ्रू निकल जाएंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन जाएगी अंदर और एक्सलेशन में बाहर निकल जाएगी लंग्स के थ्रू। अच्छा आगे देख लो,
अल्वेली जो है वो बनी हुई है किससे? नॉन सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से। ये जैसे कि मैंने क्लास 9 में अपनी आप ही किसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस के अंदर पूरा मैंने एपिथेलियल सेल्स के बारे में, एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पूरा बता रखा है। उसमें तुम लोग जा करके देख सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो यानी कि स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है कौन? अल्वेली। ठीक है, और ये जो है एक्चुअल में सराउंड होती है कैपिलरीज से। ये भी मैंने बताया है। जब आप समझ लो कि जो एयर सैक हो गया, मतलब यहाँ पर तो लागू करोड़ों के हिसाब से ये एल्वेलीज पाई जाती है, करोड़ों के हिसाब से, ठीक है ना। तो हर एक एल्वेलीज सैक की तरफ यानी बॉल नुमा होगा गोले की तरीके से, और यहाँ पर कई क्या होंगी बेटा, यहाँ पर आपके ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी। ठीक है, और यही ब्लड कैपिलरीज जो कैपिलरीज हैं वो एल्वेलीज के थ्रू जो ऑक्सीजन लिए आ रही है लंग्स के थ्रू, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूजन हो जाएगा एक तरीके से। तो ये पॉइंट आप लोग को समझना है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। कैपिलरीज से सराउंड होती है, घिरी होती है, इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। ठीक है, हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है बेटा? वो है हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, और इसलिए ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो अब इनकी जो एफिनिटी होती है, मतलब इनकी बांधने की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन के साथ, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ जल्दी बाइंड कर जाते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन जो होगा मॉलिक्यूल, वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ। तो यहां तक पूरा आपका एक तरीके से रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में ऑलमोस्ट 80% कवर हो गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा और जो बचता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।